Hello my dear students, how are you? So welcome back to the chemistry का सागर by सागर वर्जात्या, है ना? So today we are going to start basically a new subheading. Okay, I am not talking about the new heading, I am talking about the new subheading, that is the method of the preparation from alkanes. Till now what we have covered in the first 4 parts, this is the part 5. आपके दूसरे तीसरे चौथे पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल. अब एल्कोहल के अंदर फर्दर 3 कैटेगरी थे. कौन कौन सा था पहला? चलो बताओ, आप रिवाइज करो मन में. पहला था बहुत बड़ा था ना, बहुत बड़ी वीडियो थी, 1 घंटे की वीडियो थी. कौन सी थी? जल्दी बताओ. बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड. दूसरा बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड. तीसरा बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड. डार्जन मेथड, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन. अब आगे मतलब पार्ट 5 में हम लोग एल्केन के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हेलो एल्केन को बनाया जा सकता है. तैयार हैं? शुरू करें? चलिए, जय माता दी, शुरू करते हैं. हम लोगों की सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं. दिस इज द जनरल रिएक्शन. क्या है जनरल रिएक्शन बच्चों? आओ देखते हैं. ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा. जैसे CH4 Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है HNU में, या ये कह लो 520 से 670 केल्विन हाई टेम्परेचर में, तो ये आपको प्रोडक्ट देता है CH3Cl. ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है. ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है. तो ये CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, जब तक ये सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर देता तब तक ये इसके पीछे पड़ा रहता है. ये तो बेसिकली एक एग्जाम्पल हो गया. जनरल रिएक्शन क्या होगी इसकी कि कोई भी आपने जैसे RH लिया एल्केन, ठीक है, उसकी रिएक्शन आपने हेलोजन के साथ कराई X2, उसने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाया. क्योंकि हम लोग जब HNU के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन को करवाते हैं तो फ्री रेडिकल्स की जनरेट होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ, RH मिला और बाय प्रोडक्ट में HX मिला. तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया CH4 plus Cl2 gives this. So basically it is not possible to stop the reaction at mono substitution level. मतलब समझे ना इसका? मोनो सब्स्टिट्यूशन लेवल का मतलब हो गया मोनोक्लोरिनेशन जब होता है उस पर रिएक्शन नहीं रुकती. भाई ये मोनोक्लोरिनेशन है, ये डाइक्लोरिनेशन है, 2 क्लोरीन आ रहे हैं. ये ट्राइक्लोरिनेशन है, 3 क्लोरीन आ रहे हैं. इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म. तो until unless all the hydrogen from this alkane has been removed, the Cl will continue to substitute under the high temperature, or you can say at the sunlight. This reaction or the concept behind this is what? Free radical substitution. ठीक है ना? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन याद रखना. ये हम आज जो भी पढ़ेंगे इस टॉपिक में एल्केन्स के अंदर, वो कॉन्सेप्ट हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का होगा. अभी इससे पहले वाले जो हम लोगों ने मेथड्स पढ़े थे उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था. यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है. ऐसी रिएक्शंस को जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन होता है हेलोजन के द्वारा, ऐसी रिएक्शंस को बेटा क्या कहते हैं हम लोग? ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, किसके पीछे कॉन्सेप्ट है ये. ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं क्या है? They are also called photochemical reactions. और ये रिएक्शंस बहुत मुश्किल होती हैं कि सिंगल स्टेज में रुक जाए.
चलती रहती है अनटिल अनलेस आप Cl2 को लिमिट ना कर दो। Cl2 को लिमिट कर दोगे तो फिर बात अलग हो जाती है, वो फिर एक मोनो सब्स्टिट्यूशन लेवल पे रुक सकती है। यहाँ पे जहाँ इतनी बातें कर रहे हैं, आपको हमें बताना फर्ज है कि आप एक नोट लिखो। उस नोट में हम क्या लिखेंगे या क्या बात करेंगे? केमिकल रिएक्टिविटी की। किसकी केमिकल रिएक्टिविटी की? यहाँ पे कौन से दो रिएक्टेंट्स हैं? एक एल्केन है और एक हैलोजन है। तो हम लोग यहाँ नोट पे केमिकल रिएक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं। किसकी किसकी? सबसे पहले एल्केन में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा यहाँ पे R डॉट बचता है, फ्री रेडिकल। तो यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ, तो एक तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हो गई और दूसरा हैलोजन्स की रिएक्टिविटी हो गई। तो देखो तुम्हारा जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो जल्दी निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या बनाएगा? 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तुम्हें मालूम होनी चाहिए। फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है वो वही होती है जो कार्बोकैटायन की होती है। जीओसी पढ़ के आए हो ना, बेसिक जीओसी क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसलिए जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर हैलोजन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन रिएक्टिव होता है। आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है। ये क्या लिखा है मैंने? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है बच्चों? केमिकल रिएक्टिविटी। किसकी केमिकल रिएक्टिविटी? ये दो रिएक्टेंट्स की, हैलोजन्स की और हाइड्रोजन की। आप लोग इतना नोट कर लो। तो इस रिएक्शन में आपको एक जगह दिक्कत आएगी। कहाँ दिक्कत आएगी? इन हायर एल्केन्स। हायर एल्केन्स मतलब इथेन से ऊपर वाले। जैसे जो हमारे मेन कोर्स में है, हम प्रोपेन की बात करते हैं अभी। तो हायर एल्केन्स लाइक प्रोपेन, इफ आई एम गोइंग टू डू द क्लोरीनेशन, लुक व्हाट विल गोइंग टू हैपन इज, अब यहां HNO लिखा हो, सनलाइट लिखा हो, यूवी लाइट लिखा हो, 520 से 670 केल्विन लिखा हो, आपको एक ही काम याद रखना है। क्या काम याद रखना है बताओ बेटा? क्या होने वाला है यहाँ पे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर दिक्कत पता है क्या होगी? अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 मोल ही लिया है हमने, ये यानी कि सिर्फ मोनोक्लोरीनेशन होगा, ये लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, तो हमें मोनोक्लोरीनेशन में क्या करना है? या तो क्लोरीन इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, चाहे अब इस कार्बन के साथ रिएक्ट करे, चाहे इस कार्बन के साथ रिएक्ट करे, बात तो एक ही है ना। चाहे फर्स्ट कार्बन पे आए, चाहे इस थर्ड कार्बन पे आए, बात तो एक ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे कार्बन पे आता है तो बात एक नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2 प्रोडक्ट्स की बनती है। एक प्रोडक्ट आपका मिलता है CH3 CH2 CH2 Cl, और इसका नाम क्या हो गया? 1-क्लोरोप्रोपेन। अब चाहे Cl यहाँ आता चाहे यहाँ आता, तब भी 1-क्लोरोप्रोपेन ही बनता। लेकिन अगर आपके सेकंड वाले कार्बन पे आता तो बात एक ना होती। इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बनाने वाला हूं। अब आपको कुछ बात याद है? बेसिक जीओसी में आपने क्या पढ़ा था? वही यार, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। और क्या, ज़्यादा नहीं मांगता हूं मैं तुम लोगों से, बड़ी बेसिक चीज़ मांगता हूं। खुद सोचो, अगर यहाँ से Cl निकल जाए, Cl डॉट, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल उत्पन्न होगा जो कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। अगर यहाँ से Cl निकल जाए तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल उत्पन्न होगा जो कि 2 डिग्री होगा, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री ना? वेरी गुड, बस इतना ही तुमसे जानना था और ज़्यादा नहीं जानते हम। 2-क्लोरोप्रोपेन। तो कहने का मतलब है दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट,
Why this will be the major product? Because it is coming from 2 degree free radical and 2 degree free radical is more stable than 1 degree. यहाँ पे क्या आ रहा था? 1 degree free radical आ रहा है. देख लो ना यार, Cl को हटाकर देख लो 1 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे Cl को हटाकर देख लो 2 डिग्री बन रहा है. तो कौन मेजर होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन वाला मेजर प्रोडक्ट होगा. इस बात का आप बच्चों खास नोट लिख लीजिएगा कि हायर एल्केन्स में यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 प्रोडक्ट्स. क्लियर? तो बच्चों यहां पे मैं ये मेजर प्रोडक्ट जो बना रहा हूं, आखिर ये कितना प्रतिशत मेजर है ये भी तो जानना जरूरी है अपने लिए. ये मेजर बन रहा है तो कितना मेजर है, और ये माइनर है तो कितना माइनर है. तो ये आपका 55% अप्रॉक्सीमेटली बनता है, ये आपका 45% अप्रॉक्सीमेटली बनता है. इसको निकालने का तरीका भी है. यू कैन कैलकुलेट द 55% एंड 45% अकॉर्डिंग टू वन एक्सपेरिमेंटल डाटा विच आई एम गोइंग टू गिव यू. वो एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ इस तरीके से है कि कभी भी आपको ये निकालना हो कि 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन कितना बन रहा है, तो उसका रेशियो लिखो. 1 क्लोरोप्रोपेन अपॉन 2 क्लोरोप्रोपेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स अपॉन number of 2 degree हाइड्रोजन एटम्स. क्योंकि 1 क्लोरोप्रोपेन में क्लोरो 1 डिग्री से जुड़ा है और 2 क्लोरोप्रोपेन में क्लोरो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, मल्टीप्लाई बाय रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स अपॉन रिएक्टिविटी of 2 degree हाइड्रोजन एटम्स. आई होप आपने इतना सब नोट कर लिया होगा. ऊपर का पोर्शन मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा. ठीक है, हटा दूं मैं थोड़ा सा. ओके अभी इसकी मैकेनिज्म की भी बात करेंगे. ठीक है, इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे आराम से. अब देखो, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. इसे अगर आप रटना चाहें तो रट लें. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. क्या है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट? कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन of hydrogen atoms by chlorine atoms is 1, 3.8, 5. ये 1, 3.8, 5 किसके है? एब्स्ट्रैक्शन ऑर्डर है. किसका? 1 हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम का, 3.8 हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम का, 5 हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम का. अब हमको ये देखना है कि 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, या सिंपल अभी प्रोपेन की बात कर लें हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा था 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, उसमें मेन रिएक्टेंट क्या था बेटा? प्रोपेन ही तो था. तो यहाँ पर ये गिन लेते हैं प्रोपेन में कितने 1 डिग्री हैं और कितने 2 डिग्री हैं. तो देखो बच्चों, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है. 1 डिग्री कार्बन के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आपके पास 6 हैं और टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आपके पास 1, 2 हैं. आपको ये पर्टिकुलर चीज इस फॉर्मूले में रखनी है. ठीक है, रखना चालू करें. तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर हाउ मेनी? इट आर 6.
नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स 2 इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम 1, रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम 3.8, तो ये ले देकर आएगा 6/7.6। ये रेशियो आया इन दोनों का रेशियो। तो टोटल मिक्सचर कितने का होगा? टोटल मिक्सचर 6 + 7.6 यानी कि 13.6। समझ में आई बात? अब हम क्या करेंगे, अगर हमें परसेंटेज निकालना है किसका? 1-क्लोरोप्रोपेन का, तो हम क्या लिखेंगे कि 1-क्लोरोप्रोपेन का जो हमारा रेशियो आया था वो 6 आया था, अपॉन जो टोटल कंपोजिशन में है वो कितना है? 13.6, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इट विल गिव यू अप्रॉक्स ऑफ 45%। और फिर जब 100 में से माइनस कर देंगे तो 2-क्लोरोप्रोपेन का मिलेगा 55%। क्या ये चीज सर बोर्ड्स में आती है? नहीं आती है। क्या जेई में आती है? नहीं आती है। पढ़ाया क्यों? मन कर रहा था। ठीक है, तो इसको आप देख लें, समझ लें, पढ़ लें। उसी तरीके से ब्रोमीन के लिए कैसे निकालते हैं? ब्रोमीन के लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए? रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय Br एटम। सेम फॉर्मूला होगा, सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन ब्रोमीन के केस में जो रिलेटिविटी ऑर्डर है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स का, वो आपको याद रखना पड़ेगा। 1 इसका 82 और इसका 1680। अब मैं बार बार बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। अब इससे हम लोग ब्रोमिनेशन का निकालेंगे तो पता है क्या आएगा? चलो बताते हैं। यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पे आने वाला हूं। बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं। ऐसा नहीं है जेई नीट में घूम फिर के पूछ सकते हैं लोग, मैं मजाक कर रहा था कि नहीं पूछा जाता। तो देखो, अभी अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, फिर से आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH CH3 Br। फिर से ये जो 2 डिग्री वाला है ये आपका मेजर होता है, और जो 1 डिग्री वाला होता है वो आपका माइनर होता है। जो मेजर यहाँ पर होता है ना, इसका प्रोपोर्शन अप्रॉक्स 97% आता है, और 1 डिग्री वाले का अप्रॉक्स 3% आता है। तो देखो, क्लोरो में जब किया था तो 45-55 आया था, ब्रोमिनेशन में जो किया है तो 97:3 आया। यानी कि बेटा जो मेजर वाला है यहाँ ब्रोमिनेशन करते हुए ये बहुत ज्यादा बन रहा है, क्लोरीनेशन में ऐसा नहीं हो रहा था। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आइए अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार निकाल कर देख लेते हैं। कैसे निकालने का तरीका होगा, अभी जैसे मैंने आपको क्लोरो के लिए बताया, 1 ब्रोमोप्रोपेन अपॉन 2 ब्रोमोप्रोपेन। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स अपॉन नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स मल्टीप्लाई बाय रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम अभी हम निकाल कर आ रहे थे 6, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम 2 थे। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स एज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन एटम इज अगेन 1/82। इसको जब लगभग आप करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्स 3%। तो ये आपको मैंने मैथमेटिकल प्रूफ दिया है कि ये लिटरली 3% बनता है। अब आपको जानने की बात क्या है, जो आपको मेन मुद्दा आपको जानना है वो है रिएक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने? रिएक्टिविटी वर्सेस
सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अच्छा, कई बच्चे ना इसका बड़ा हवा बनाए फिरते हैं, अरे ये पता नहीं क्या आ गया, पता नहीं क्या पढ़ लिया। कुछ नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम सिलेक्टिव है, समझ रहे, एंड वाइस वर्सा। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशनशिप होता है। भाई बेटा, मैं तुमसे ये कहूँ कि आज घर में 20 तरीके के पकवान बने हैं, पकवान, और आप खूब भूखे हो, जाओ अपने एक दोस्त के साथ आना और घर पेट भर के खाना खाना। तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तुम्हारे दोस्त को कम भूख लगी है, ठीक है, बहुत कम भूख लगी है। तो तुम्हें जब भूख लगी है, जैसे 20 के 20 पंडाल तुम्हारे सामने अगर खोल दिए जाएं तो तुम टूट पड़ोगे पागलों की तरह। ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले, धड़ाधड़ सब पे अटैक मारा। पता चले 10 पंडाल खत्म किए और अभी भी 10 बाकी हैं, तुम खा ही नहीं पाए। उसका तो 10 पंडाल में ही पेट भर गया, बाकी 10 तो बच गए, उस चख ही नहीं पाया। लेकिन वो जो तुम्हारे साथ दोस्त आया, उसका जो दोस्त आया वो बड़ा सिलेक्टिव नेचर का है। उसको पता है कि मैं पहले पूरे 20 पंडाल घूमूंगा और उन 20 पंडाल में मेरे को जो समझ में आएगा मुझे समझ में आएगा। 5वें नंबर पे राजमा है, मैं राजमा खाऊंगा। 20वें नंबर पे बटर चिकन मसाला है, मैं वो खाऊंगा। मुँह में पानी आ रहा है तुम लोग के। फिर मैं तीसरे वाले पे जाऊंगा और बटर नान लूँगा। लेकिन वो जो बड़ा भूखा था, जो तुम बड़े भूखे आदमी थे ना, तुमने ये सब कुछ नहीं सोचा। तुम बस भूख लगी थी, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, जैसे ही पंडाल घूमा तुम स्याऊं करते हुए घुस गए और तुमने हड़प लिया जो हड़पना था। क्लोरो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज़रा समझना इस बात को। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस क्या होता है? F2 ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एज इन द केस ऑफ हैलोजेंस। यानी कि अगर हम Cl2 Br2 में से कंपेयर करें, Cl2 इज मोर रिएक्टिव। इफ Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन इट इज लेस सिलेक्टिव। तो वो दिमाग नहीं लगाएगा कि मैं 2 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल बन सकता हूँ कि 1 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल बन सकता हूँ। वो बेचारा दोनों पे अटैक मार देगा। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले के बीच में ज़्यादा फासला नहीं होता है। वहीं अगर हम ब्रोमीन की बात करें, चूंकि वो क्लोरीन से लेस रिएक्टिव है, तो अगर ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है तो वो ज़्यादा सिलेक्टिव होगा। वो सोच समझ के, समझदारी से काम लेगा। वो जानता है कि 2 डिग्री में मैं मेजर बन सकता हूं, इसलिए वहां पे सोच समझकर ज़्यादा अटैक करेगा रेदर देन फॉर्मिंग द माइनर प्रोडक्ट। सो जो ज़्यादा रिएक्टिव वो कम सिलेक्टिव, और जो कम रिएक्टिव वो सोच समझकर सिलेक्ट करेगा कि नो, आई हैव टू मेक अ मेजर प्रोडक्ट, आई हैव टू अटैक ऑन द 2 डिग्री कार्बन एटम बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। क्लियर? पक्का? नोट कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। तो बच्चों, अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मैकेनिज्म किसकी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और किसकी हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब चेन को स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? Cl2 को सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करते हैं। होमोलिटिक फिजन अकर होता है क्योंकि यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और साथ में H है। H अगर आ जाता है तो फ्री रेडिकल तो उत्पन्न होना ही होना है। होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, विच रिजल्ट्स इनटू फ्री रेडिकल्स, एंड दीज फ्री रेडिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड, एज यू नो, दे आर रिगार्डेड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट
which are quite unstable and highly reactive. Quite unstable and they are highly reactive. ये हर रिएक्टिव इंटरमीडिएट की विशेषता होती है, चाहे कार्बोकेटायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोनायन हो, कि वो लोग हाईली अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। बेटा चेन इनिशिएट कर दिया तुमने, फ्री रेडिकल उत्पन्न कर लिया, क्योंकि तुम्हारी जो रिएक्शन है CH4 + Cl2 गिव्स HNu CH3Cl + CH2Cl2 + CHCl3 + CCl4। ठीक है, एक चेन बनती जा रही है, लगातार एक एक हाइड्रोजन हटता जा रहा है, एक एक क्लोरीन उसको सब्स्टिट्यूट करता जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। दैट्स व्हाई चेन इनिशिएशन स्टेप। देखो Cl2 अपने में स्टेबल है, Cl2 नहीं टूट सकता, तो Cl2 को तोड़ना पड़ेगा जबरदस्ती, हमें एक इसमें से एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट को जनरेट करना पड़ेगा और वो हमने जनरेट कर लिया। अब बच्चों लोग आगे चलेंगे स्टेप 2 के लिए। स्टेप 2 के लिए चेन प्रोपोगेशन स्टेप ये आता है। यहां से चेन प्रोपोगेट होना स्टार्ट होगी, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा मीथेन ग्रुप होता है वो इस Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, या ये कह लो Cl फ्री रेडिकल इस पर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो बच्चों होगा क्या, क्योंकि ये सारी कहानी HNu के प्रेजेंस में हो रही है और फ्री रेडिकल अटैक करने वाला है, तो इन दोनों के बीच में फिजन होमोलिटिक फिजन ही होगा। ठीक है ना, होमोलिटिक फिजन से क्या होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास, जिसकी वजह से आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। अच्छा ये H डॉट, देखो यहां से H डॉट निकलेगा, यहां से Cl डॉट निकलेगा, ये H डॉट Cl डॉट मिलकर HCl बना देगा। अब दिक्कत की बात यह है कि तुम्हारे पास जो मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है ये फिर से अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है, तो ये Cl2, क्योंकि देखो Cl2 हम क्या लेते हैं यहाँ पे एक्सेस अमाउंट पे लेते हैं, तभी ऐसा मुमकिन हो पाता है कि मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, टेट्रा सब्स्टिट्यूशन हो पाता है। तो मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मोल ऑफ Cl2 के पास जाता है और उससे फरियाद करता है, मेरे मालिक मैं हूं अनस्टेबल, मुझको अपनी शरण में ले ले। तो शरण में लेने का मतलब है कि यहां से फिर से होमोलिटिक फिजन होगा, इसका डॉट यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये जो Cl डॉट यहां से निकलेगा इस पे अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद आपको यहां पे मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, ये वाला मिथाइल क्लोराइड, और बचेगा क्या यहां पे Cl डॉट। अब यही Cl डॉट फिर से हाईली अनस्टेबल है, फिर से इस पर रिएक्ट करेगा, कहेगा बेटा चलो निकलो अपनी पतली गली से। पतली गली से इन द सेंस CCl बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, CH बॉन्ड को तोड़ेगा। यहां से बच्चों क्या होगा, फिर से CH बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब बताइए सेम स्टेप हो रहा है कि ये यहां पर कुछ इस तरीके का फ्री रेडिकल क्रिएट करवाएगा CH2Cl डॉट, और ये H डॉट और Cl डॉट मिलकर HCl बना देगा। तो ये धीरे धीरे चेन प्रोपोगेट होती रहेगी। अब देखो बेटा जो तुम्हारे पास ये चीज मिली है, ये फिर से ये वाली चीज फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगी, ये चीज फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगी और ये फिर से टूटेगा। फिर से मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये Cl डॉट इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो बन जाएगा Cl2 CH Cl2 प्लस Cl डॉट। तो अब देखो तुम्हें क्या मिल गया, CH2 Cl2। इसी तरह हम लोग 2 बार और कर देंगे तो CCl4 मिल जाएगा। मैं नहीं कर रहा, आलस आ रही है मेरे को, ठीक है, तुम लोग कर लेना, सेम स्टेप्स हैं यार। देखो एक बार तुमने चेन इनिशिएट करी नहीं, बस हाँ बच्चों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कब कहाँ किधर अटैक करना है।
तो याद रखना, सबसे पहले CH बॉन्ड को तोड़ना है, Cl डॉट का अटैक कराना है। पहले मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल Cl2 के साथ जाता है, फिर बनता है 1 क्लोरोमीथेन। ये Cl डॉट जो बनता है, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं सेकंड स्टेप में, ये दोनों आपस में थर्ड स्टेप में एक दूसरे के रिएक्टेंट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप में जो चीज हमको प्रोडक्ट में मिलती है वही रिएक्टेंट बन जाती है, फिर से टूटता है और कहानी कुछ इस तरह से बनती है। फिर से ये कहानी में ये रेडिकल Cl2 से फरियाद करता है मुझे स्टेबल कर दे, ये टूटता है और ये बनता है। फिर से ये जो प्रोडक्ट बने हैं, जैसे ये जो प्रोडक्ट बने थे आपस में रिएक्ट हुए, अब जो ये प्रोडक्ट बने हैं ये नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्टेंट होंगे और क्या होगा, यहां से CH फिर निकल जाएगा। ठीक है। अरे सर रिएक्शन को रोके कैसे? उसके लिए होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या होता है? चेन टर्मिनेशन, मतलब चेन को रोक दो। और मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करता हूं क्योंकि शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये Cl बॉन्ड टूटा, इसने इसके साथ अटैक कर दिया और ये काम बन गया। ठीक है ना, क्लियर? ओके। तो अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, स्पेस के लिए मैं रब कर रहा हूं, आप ऊपर से कॉपी कर लो यार। ये कॉपी हो गया होगा, ठीक है, हटा दूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या सर ये मैकेनिज्म बोर्ड्स में है? नहीं है। क्या सर आप सारी मैकेनिज्म्स वो पढ़ा रहे हो जो बोर्ड्स में नहीं है? तो बेटा ऐसा है ना, पूरे क्लास 12th में जो 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसको अगर हम मिला दें तो कुछ 6-7 मैकेनिज्म्स होंगी जो तुम्हारे बोर्ड्स में हैं। ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट तकड़े तरीके से क्लियर हों, क्योंकि हमारा मकसद बोर्ड्स ही नहीं, जेई, नीट, मेंस, एडवांस सब है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, until unless you don't know the mechanisms you will not able to hill out the JEE questions. If you want to hill out the questions of JEE, then you need to know the mechanisms very well. So that's why I'm explaining each and everything with a full dedication and I hope so कि आप full dedication के साथ इसको प्यारे प्यारी हैंडराइटिंग से नोट कर रहे हैं और उसको ग्रैब करते जा रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए हमेशा खुला है। चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप का मतलब चेन को रोक दो। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रोबेबिलिटीज लिख दो। जो जो फ्री रेडिकल्स उत्पन्न हुए थे, भाई फ्री रेडिकल ही तो जड़ है चेन को प्रोपोगेट कराने की। कहीं पे मिथाइल फ्री रेडिकल मिल रहा है तो वो प्रोपोगेट करा रहा है, कहीं पे Cl डॉट मिल रहा है, कहीं पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल रहा है तो वो चेन को प्रोपोगेट करा रहा है। तो अगर हम उन फ्री रेडिकल्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी को रोक दें या उन्हें आपस में ही मिला दें तो हमारी रिएक्शन रुक सकती है। इसी को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। और यार बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो आप कोई भी 2-3 लिख लो आसान आसान वाली। जैसे एक Cl फ्री रेडिकल दूसरे Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलकर Cl2 बना देगा तो रिएक्शन रुक सकती है, क्योंकि अब ये किसी के साथ ना रिएक्ट करेगा, ये तो स्टेबल कंपाउंड है। या ऐसा कह लो कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल तुम्हें मिला था पहले स्टेप में, गायब हो गया, देख लो, वो अगर अपने ही मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए तो रिएक्शन रुक सकती है, उसी स्टेप में रुक सकती है, आगे बढ़ेगी ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जो CH3 फ्री रेडिकल मिला था इस Cl फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए और CH3 Cl बना दे तो रिएक्शन उसी स्टेप में रुक जाएगी। So these are the basically probabilities of stopping the reactions and you can write any 2 or 3 out of them. There are n numbers. Clear? तो बच्चों जरा सुनो, अभी तक आपने देखा कि अगर आप ऐसा क्लोरीनेशन करते हैं तो आपको CH3Cl मिलता है प्लस HCl एज अ बाई प्रोडक्ट, और अगर ये एक्सेस में है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। अगर हम इसी तरह Br2 रिएक्ट करें तो हमें फिर से वही चीज मिलेगी जैसे ऊपर क्लोरीनेशन में मिली थी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, और वो क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर CH4F2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर CH4I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सेम होगा कि अलग होगा?
सेम होगा, अलग होगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक, इसका नेक्स्ट पार्ट 6 है, वो इसी का कंटिन्यूएशन, लेकिन इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं बताने के लिए, तो ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आपको बोरिंग लगेगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको बोरिंग लगे, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 6 में, जहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया।